स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप ही के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम अपना सीक्वेंस ऑफ टेंस टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके थे और उसके कुछ रूल्स हमने डिस्कस कर भी लिए थे। और लास्ट क्लास में जो हमने अपना रूल डिस्कस किया था, सबसे पहला रूल जो हमारा डिस्कस किया था हमने, वो था सिंस, फॉर और फ्रॉम में डिफरेंस करना। उसके बाद में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हमने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो बोलने के समय पर प्रोसेस में चल रहा हो। दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए भी होता है जो लंबे समय तक चलने वाला हो और बोलने के समय पर भले ही वो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से प्रोसेस में ना हो, तो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। तीसरा हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग एक ऐसे एक्शन के लिए भी होता है जो फ्यूचर में होना है, होने को तो, लेकिन होना निश्चित हो, तो उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों, आज अभी हम अपने जो रूल स्टार्ट करेंगे वो बेहतरीन रूल में शामिल होता है और इसको विशेष ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि अब हम सीक्वेंस ऑफ टेंस के संदर्भ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक रूल पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी वर्ब्स को जिनका प्रयोग हम कभी प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म में नहीं करते, और करते हैं तो क्या हो जाता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट रूल नंबर, आई थिंक 10 था अपना, और रूल नंबर 10 को कंप्लीट करते हैं। और रूल नंबर 10 क्या कहता है, इसे एक बार लिख लें हम। सम verbs cannot be used in progressive form or if used in this form meaning and category will be different। क्या लिखा है हमने? कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं करते, और अगर कर लेते हैं तो उनकी मीनिंग और कैटेगरी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दोस्तों, कैसे? तो इसमें आपको याद रखना बड़ा ही इजी है। एक तो आपकी 5 सेंसेस जो होती हैं, आपके लिए जो सिलेबस में जनरली हमारे जो एग्जाम में यूज होती है, मैं उन्हीं वर्ब्स पर बात करूंगा मुख्य रूप से। 5 सेंसेस जो हैं, एक तो उनकी बात हम करेंगे। 5 सेंसेस बोले तो आंखों से संबंधित सेंस जो है वो होता है देखना, तो सी वर्ब की हम बात करेंगे। कानों से संबंधित है सुनना, तो हियर की बात करेंगे। जीभ से संबंधित है टेस्ट, तो टेस्ट की बात करेंगे। नाक से संबंधित है स्मेल, तो स्मेल की बात करेंगे। और स्किन से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है फील, तो फील की बात हम करेंगे। इसके अलावा में फिर हम अपीयर वर्ब की भी बात करेंगे, नो वर्ब की भी बात करेंगे। हाँ, तो इन सभी शब्दों को हम पढ़ेंगे जिनका प्रयोग हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं करते, और अगर कर लें तो दोस्तों मीनिंग और कैटेगरी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसके साथ एक और रूल आपको बेहतरीन तरीके से यहां डिस्कस करना है और उसे समझना है कि क्या होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप इन वर्ब्स को जो हम लिखेंगे, इनका प्रयोग आईएनजी में हम कर भी लें, फिर भी मीनिंग और कैटेगरी चेंज नहीं हो। क्या ऐसा भी हो सकता है? तो ग्रामर में कोई रूल अगर ऐसा बना हुआ है तो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक बार सिंपल जो आपके रूल्स हैं उनकी बात हम यहां कर लेते हैं। और दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम जो वर्ब ले रहे हैं इस संदर्भ में, पहली वर्ब है हमारी सी। आप ध्यान दीजिएगा, सी वर्ब जो है इसका प्रयोग हम दो तरीके से करते हैं। एक तो हम करते हैं इसका प्रयोग क्या, नेचुरल एबिलिटी रिलेटेड टू आइज है। हम पढ़ते हैं नेचुरल एबिलिटी रिलेटेड टू आइज, वो नेचुरल एबिलिटी जो प्रकृति ने हमें आंखों से संबंधित करके दी है, उसके रूप में भी हम इसका अर्थ निकालते हैं, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं देखना। क्या कहेंगे दोस्तों? देखना। और अगर इसका अर्थ देखना निकल रहा है तो आप ध्यान रखिएगा, प्रोग्रेसिव फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड।
देखने के अर्थ में इसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज नहीं की जाती है। अगर आपको देखने के अर्थ में प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज करनी है तो आप वॉच का प्रयोग कर सकते हैं, आप लुक का प्रयोग कर सकते हैं, लुकिंग कर सकते हैं आप, लेकिन सी का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों सी का एक और अर्थ होता है और उसे हम कहते हैं मीट विद अपॉइंटमेंट और प्री प्लान। अपॉइंटमेंट और प्री प्लान यानी अपॉइंटमेंट लेकर या पूर्व योजना बनाकर आप किसी से जब मिलते हैं तो उसके लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं क्या, सी। और जब भी यानी इसको हिंदी में लिख लें अगर हम तो इसका अर्थ निकलता है मिलना। और जब भी इसका यह अर्थ निकलेगा तो ध्यान रखिएगा प्रोग्रेसिव फॉर्म कैन बी यूज्ड, तो इसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म का प्रयोग हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किस अर्थ में, मिलने के अर्थ में। तो अर्थ बदल गया। तो कहने का अर्थ है कि जो वास्तविक अर्थ है उसके बजाय दूसरे किसी अर्थ के साथ जब हम यूज करेंगे तो ही प्रोग्रेसिव फॉर्म आती है, अदरवाइज प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं आती। दोस्तों ये याद रखिएगा। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, उस कंडीशन में आप ध्यान दीजिएगा। यहां तो अर्थ निकल गया और अर्थ निकलकर यानी अर्थ बदल गया एक प्रकार से, और अर्थ बदलकर हमने उसे आईएनजी में यूज कर लिया। लेकिन दोस्तों यहां एक कंसेप्ट और समझना है आपको। फिर मैं आपको तीनों के एग्जाम्पल से एक साथ लिखवाऊंगा जिससे हमारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, इसका भी एग्जाम्पल, इसका भी, और अब मैं जो रूल आपको बताने वाला हूं उसका भी। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। हमारा एक कॉन्सेप्ट कहता है, ये आपके पूरे सिलेबस के दौरान कई बार काम में आएगा, इसको आप समझिएगा। कई बार काम में आएगा, हर जगह काम में आएगा ये कॉन्सेप्ट। एक टॉपिक होता है आपके सिलेबस में प्रेपोजिशन। कौन सा टॉपिक है दोस्तों, प्रेपोजिशन टॉपिक है। प्रेपोजिशन का रूल कहता है कि अगर आप प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं तो उसके बाद या तो लगेगा नाउन और या फिर आप लगाएंगे क्या, प्रोनाउन। और अगर मान लीजिए आप लगा रहे हैं वर्ब, तो दोस्तों वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग करोगे, और वो भी अर्थ में किसी बिना परिवर्तन के। अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा, बिना किसी परिवर्तन के आप उसे आईएनजी में यूज करोगे। लेकिन कब, जब आप उसका प्रयोग कर रहे हो किसके बाद, प्रेपोजिशन के बाद कर रहे हो, ये विशेष ध्यान रखिएगा आप। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो अब समझिएगा, तीनों के अकॉर्डिंग हम रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं, एक बार एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई एम सीइंग माई फेवरेट मूवी, आई एम सीइंग माई फेवरेट मूवी, तो दोस्तों सही है क्या ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि यहां मूवी देखने की बात कर रहे हैं और यहां सी का अर्थ आप देखना निकालना चाह रहे हैं। और अभी हमने डिस्कस किया था देखने के अर्थ में हम कभी भी आईएनजी फॉर्म में इसका प्रयोग नहीं करते। और दोस्तों अगर आईएनजी में यूज नहीं कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, हम यहां सीइंग का प्रयोग नहीं करेंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे क्या, वॉचिंग लिख देंगे। क्योंकि हमारे पास देखने के लिए आईएनजी फॉर्म में यूज करने के लिए एक अलग शब्द भी है जो वॉच होता है। तो फिल्म हम देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो हमारे पास एक वॉच वर्ड है, उसका प्रयोग कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर कॉन्सेप्ट। लेकिन एक और सेंटेंस आपके पास है, जब आप कहते हैं आई एम सीइंग माई फैमिली डॉक्टर दिस इवनिंग फॉर अ रूटीन चेकअप, फॉर अ रूटीन चेकअप। अब मुझे बताइएगा यहां इस सीइंग वर्ड का यूज होना सही है या गलत है। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, आई एम सीइंग माई फैमिली डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर को आप देखने की बात करेंगे रूटीन चेकअप के लिए, या फैमिली डॉक्टर से मिलने की बात करेंगे, ऑब्वियसली मिलने की बात करेंगे। और अगर मिलने की बात कर रहे हैं तो दोस्तों यहां सीइंग का यूज होना बिल्कुल सही है, और सीइंग अगर सही है तो ये सेंटेंस भी सही है।
तो अर्थ के अकॉर्डिंग आप वहां डिसाइड करेंगे कि ये वर्ब आईएनजी में आ सकती है नहीं आ सकती। मैंने स्पष्ट लिखवा दिया है कि देखने के अर्थ में जब भी आएगी तो आप उसे आईएनजी में यूज नहीं कर सकते, लेकिन एक कंडीशन अभी भी हमारे पास ऐसी बची हुई है जब हम इस वर्ब का प्रयोग आईएनजी में कर सकते हैं, वो भी देखने के अर्थ में कर सकते हैं। और वो कौन सी कंडीशन है? प्रेपोजिशन के बाद यूज होने वाली। कैसे, आप समझना। मैंने एक एग्जांपल लिखा, आफ्टर एन एक्सीडेंट he lost his ability of seeing। ये आपको मान लीजिए सेंटेंस दिया गया और आपसे कहा गया कि बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो अब आप यहां पर इसका पहले अर्थ निकालो, क्या अर्थ निकल रहा है। यहां हम कह रहे हैं एक्सीडेंट के बाद ने उसमें अपनी देखने की क्षमता क्या कर दी, खो दी। तो देखना ही अर्थ निकल रहा है, लेकिन क्या सही है अब यहां पर? तो दोस्तों अब बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां एक वर्ड आ गया ऑफ, और ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में ही आती है और उसके मूल अर्थ में कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। मूल अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि कब किसका प्रयोग हम किस तरीके से करेंगे। तो रिवाइज करो, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनका प्रयोग हम आईएनजी फॉर्म में नहीं करेंगे, लेकिन कब, उनके अर्थ के अनुसार। उनमें पहली वर्ब हमने डिस्कस की है सी। सी का प्रयोग यदि देखना निकल रहा है वाक्य में तो हम उसे आईएनजी में यूज नहीं करेंगे तब तक जब तक कि वो प्रीपोजिशन के बाद ना आ जाए। प्रीपोजिशन के बाद आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद वर्ब की सिर्फ और सिर्फ कौन सी फॉर्म लेता है, आईएनजी फॉर्म लेता है। लेकिन अगर इस वर्ब का प्रयोग आप मिलने के रूप में करते हो, इसका अर्थ मिलना निकलता है, तो आप इसका प्रयोग आईएनजी में कहीं पर भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो यह है आपकी पहली वर्ब। अब पढ़ते हैं हम अपनी दूसरी वर्ब, और दूसरी वर्ब है माय डियर आपकी कौन सी, सिमिलर है आपकी, इसी प्रकार से सेंसेस से संबंधित है। और अगली वर्ब है आपकी हियर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हियर के भी अर्थ निकलते हैं कितने, दो अर्थ निकलते हैं। दो अर्थ कौन कौन से दोस्तों, देखिए पहला तो वही होगा जब हम बात करेंगे नेचुरल एबिलिटी रिलेटेड टू ईयर्स, कानों से संबंधित एबिलिटी है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं सुनना। क्या कह सकते हैं, सुनना कह सकते हैं। ठीक है, और सुनने के अर्थ में जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रोग्रेसिव फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड। प्रोग्रेसिव फॉर्म का प्रयोग उस कंडीशन में नहीं होगा, सुनने के अर्थ में जब भी होगा। लेकिन माय डियर हियर का एक दूसरा अर्थ भी होता है, टू लिसन टू द गिवन आर्ग्यूमेंट। टू द गिवन आर्ग्यूमेंट, दिए गए आर्ग्यूमेंट्स को क्या करना, सुनना। कोई अपने पक्ष में कोई आर्ग्यूमेंट दे रहा है आपको, तो उनको सुनना, जिसे हम सुनवाई करना भी कह सकते हैं। सुनवाई करना। और अगर सुनवाई करने के रूप में यह आता है तो आप ध्यान रखिएगा, प्रोग्रेसिव फॉर्म कैन बी यूज्ड। प्रोग्रेसिव फॉर्म का प्रयोग इस अर्थ में हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जरा बताइए प्रोग्रेसिव फॉर्म कहां कर सकते हैं हम प्रयोग इसकी। तो माय डियर अभी जस्ट हमने जो पढ़ा था पिछली वर्ब के साथ, प्रीपोजिशन के बाद भी हम इसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज कर सकते हैं, और उस टाइम पर इसका अर्थ भी परिवर्तित नहीं होगा। विशेष ध्यान रखिए, अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा प्रीपोजिशन के बाद जब आएगी। जैसे कि एग्जांपल्स के रूप में हम लिख लें एक बार यहां, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम हियरिंग माई फेवरेट सॉन्ग। ये आपने लिखा, आई एम हियरिंग माई फेवरेट सॉन्ग।
और अगर ये आपने लिखा है तो उस कंडीशन में दोस्तों ध्यान रखिएगा, आई एम हियरिंग माई फेवरेट सॉन्ग कह रहे हैं तो सॉन्ग को तो आप इनमें से कौन से अर्थ में यूज कर रहे हैं? सुनने के अर्थ में। तो आप यहां हियरिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या उचित है? क्या ये यहां हियरिंग सुनने के अर्थ में आ रहा है और प्रिपोजिशन के बाद आ रहा है? नहीं। अगर प्रिपोजिशन के बाद आता तो फिर भी हम कह देते कि हाँ वो सही है। क्यों? क्योंकि प्रिपोजिशन के बाद तो वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? प्रोग्रेसिव फॉर्म आती है। लेकिन दोस्तों यहां ये गलत है और आप ध्यान रखिएगा, हियरिंग का प्रयोग नहीं होगा। और इसके लिए जब हम कोई भी चीज सुनते हैं अपने ध्यान से, अपनी मनपसंद चीज, तो उसके लिए लिसन शब्द आता है और लिसन को हम आईएनजी में यूज कर सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात, जब भी आप लिसन वर्ब का प्रयोग करते हैं और उसके साथ क्या सुना जा रहा है उसका जिक्र करते हैं, जो भी चीज आप सुन रहे हैं वो भी यदि लिसन शब्द के साथ मेंशन की गई है तो माय डियर लिसन के साथ आपको क्या लगाना पड़ता है? टू लगाना पड़ता है। जैसे मैं कहूं अरे मेरी बात सुनो, मुझे सुनो, तो मैं कहूंगा, ऐसे नहीं कहूंगा लिसन मी, हम बोलेंगे लिसन टू मी। तो माय डियर जब भी जिसको सुना जाता है, जिसकी बात की जाती है, जो इससे संबंधित है उसकी बात करेंगे तो लिसन शब्द अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है। ये विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? दूसरा सेंटेंस देखिए, अगर मैं सेंटेंस बोलूं द जज इज हियरिंग द केस, द जज इज हियरिंग द केस। अब आप मुझे बताइएगा ये सेंटेंस जो यूज हो रहा है, इन दिस सेंटेंस वी आर यूजिंग दिस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, क्या ये सही है? तो दोस्तों आप बेझिझक यहां पर कह सकते हैं कि यस इट इज करेक्ट, हाँ ये बिल्कुल सही है। क्यों है बिल्कुल सही? क्योंकि हियरिंग शब्द यहां पर किसका काम कर रहा है? सुनवाई करने के रूप में काम में आ रहा है और उस टाइम पर इसका प्रयोग सही है। और अगर ये सही है तो ये वाक्य भी आपका सही है दोस्तों। लेकिन वही आपका लास्ट में जैसे सी के साथ हमने एक एग्जाम्पल लिखा था, वैसा ही एग्जाम्पल मैं अगर आपके सामने लिखूं कि आफ्टर एन एक्सीडेंट he lost his sense of hearing। अब मुझे बताओ जरा ये सही है क्या हियरिंग यूज करना? तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि यस इट इज करेक्ट, बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड आफ्टर दिस प्रीपोजिशन। क्योंकि इसका प्रयोग हम किसके बाद कर रहे हैं? प्रीपोजिशन के बाद कर रहे हैं। और प्रीपोजिशन के बाद ये जब भी यूज होता है तो आईएनजी फॉर्म में आ जाती है और अर्थ में भी परिवर्तन नहीं होता। आप इसका अर्थ जब निकालेंगे तो यही निकालेंगे कि एक्सीडेंट के बाद में उसने अपनी सुनने की क्षमता, उसने सुनने की शक्ति जो है वो खो दी। या सुनना ही अर्थ निकल रहा है, लेकिन फिर भी हम आईएनजी में यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसके बाद यूज हो रहा है? ऑफ यानी प्रीपोजिशन के बाद यूज हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर कॉन्सेप्ट? गुड। अब बढ़ते हैं आगे अपने कॉन्सेप्ट पर। दोस्तों थर्ड वर्ब जो है आपकी, थर्ड वर्ब होगी आपकी टेस्ट। कौन सी वर्ब है? टेस्ट। और इस टेस्ट का प्रयोग कैसे होता है ये समझ लो आप एक बार। टेस्ट का प्रयोग हम इस प्रकार से करेंगे, टेस्ट का पहले तो होता है क्या? नेचुरल। आप फ्लेवर की बात करते हैं तो नेचुरल फ्लेवर ऑफ एवरीथिंग। हर वस्तु का एक नेचुरल फ्लेवर होता है, स्वाद होता है। तो यहां इसका अर्थ निकल रहा है क्या? स्वाद। क्या निकल रहा है इसका अर्थ? स्वाद निकल रहा है। और दोस्तों जब भी इसका यह अर्थ निकलेगा आप ध्यान रखिएगा, प्रोग्रेसिव फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड। तो उस कंडीशन में प्रोग्रेसिव फॉर्म का यूज नहीं होगा। यह विशेष ध्यान रखिएगा। कब? जब इसका अर्थ निकलेगा स्वाद, उस कंडीशन में कभी भी ये प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं आएगी। विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके और भी अर्थ निकलते हैं, और कौन से अर्थ निकलते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका एक जो अर्थ निकलता है इसका, वो होता है टू चेक द फ्लेवर ऑफ समथिंग। किसी भी वस्तु का
किसी भी ऑब्जेक्ट का स्वाद क्या करना, चेक करना, उसे भी हम टेस्ट बोलते हैं, जिसे मैं हिंदी में अगर कहूं तो कह सकते हैं किसी चीज को चखना। और अगर ये अर्थ निकलता है तो आप ध्यान रखिएगा, प्रोग्रेसिव फॉर्म कैन बी यूज्ड, प्रोग्रेसिव फॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है इस अर्थ में, कोई दिक्कत नहीं है। और एक अर्थ तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि जब ये आपके प्रिपोजिशन के बाद आएगी तब भी आप टेस्टिंग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर यहां तक? दूसरा, प्रोग्रेसिव फॉर्म के ही रूप में एक इसका पॉइंट और चलता है, जब आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का मतलब, इसको मैं पूर्ण रूप में लिखवा देता हूं आपको समझना, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे हम। फ्लेवर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, अगर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का फ्लेवर बात अगर चेक करने की, उसके फ्लेवर की बात आप करना चाहते हैं, ओवरऑल की नहीं, उसमें से भी किसी स्पेसिफिक की। अब एग्जांपल से और समझ में आ जाएगा आपके। आप तो फिलहाल ये सुनो आप मेरी बात कि हम ओवरऑल की बात नहीं करेंगे, ओवरऑल जो नाउन है वो उसकी बात, उसके स्वाद की बात नहीं कर रहे हैं हम, या किसी स्पेसिफिक उसकी कैटेगरी के स्वाद की बात कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो माय डियर उसके लिए भी आप ध्यान रखिएगा, प्रोग्रेसिव फॉर्म कैन बी यूज्ड इस टेस्ट वर्ड के लिए, और स्वाद के ही अर्थ में यूज किया जा रहा है फिर भी। और एक आफ्टर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद तो यूज हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, आप एग्जाम्पल से समझना। अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, हनी इज टेस्टिंग स्वीट, एक तो लिखा आपके लिए ये, और एक लिखा मैंने आई एम टेस्टिंग द फ्लेवर ऑफ दिस मिल्क, या फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, द हनी बॉट बाय यू इज टेस्टिंग बैड नाउ। एक सेंटेंस ये लिखा आपने, एक आपने लिखा आफ्टर टेकिंग वेरी हॉट टी ही लॉस्ट हिज सेंस ऑफ टेस्टिंग फॉर सम टाइम। आपने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं दोस्तों, और इन 4 सेंटेंसेज की अगर हम बात करें, इन 4 सेंटेंसेज में वर्ब का यूज एप्रोप्रिएट तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमें चेक करना है। तो माय डियर पहले हम यूज कर रहे हैं हनी इज टेस्टिंग स्वीट। हनी वर्ड को कोई स्पेसिफिक बना रखा है क्या यहां? अगर स्पेसिफिक बनाना होता तो आर्टिकल दी का प्रयोग हम करते, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब आप ओवरऑल जो आपका जो हनी है उसकी बात आप कर रहे हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक हनी की बात कर रहे हैं। तो आप यहां ओवरऑल जो हनी है उसकी बात कर रहे हैं। और देखिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक इस सेंटेंस को पढ़ो और एक इस सेंटेंस को पढ़ो। इसमें हमने कहा है द हनी बॉट बाय यू, द हनी बॉट बाय यू इज टेस्टिंग बैड नाउ। ये सेंटेंस आपने लिखा कि हनी इज टेस्टिंग स्वीट, और एक लिखा द हनी। माय डियर इन दिस सेंटेंस वी आर यूजिंग आर्टिकल दी विद दिस वर्ड हनी। यहां हम इस हनी वर्ड के साथ आर्टिकल दी लगा रहे हैं, इसका मतलब ये ओवरऑल हनी की बात नहीं कर रहा है, बल्कि स्पेसिफिक किसी हनी की बात कर रहा है। और स्पेसिफिक कैसे बनाया, हम उस हनी की बात कर रहे हैं जो किसी के द्वारा खरीदा गया था, और उसके खरीदे हुए हनी की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसका टेस्टिंग यानी आईएनजी में यूज होना बिल्कुल
सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बट माय डियर, इन दिस सेंटेंस दिस वर्ड हनी इज नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक कैटेगरी, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर ओवरऑल कैटेगरी, ओवरऑल स्पेसीज ऑफ दिस हनी। पूरे पूरे हनी प्रजाति की बात कर ले हम, अगर मान लो तो माय डियर, जब संपूर्णता की बात कर रहे हैं तो इज टेस्टिंग का यूज नहीं होगा, ये तो इसका एक नेचुरल गुण है, इसलिए हम टेस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? टेस्ट का। और चूंकि हनी इज अनकाउंटेबल नाउन, वी हैव टू यूज एस विद दिस वर्ब टेस्ट। तो इस टेस्ट के लिए हम एस का यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, आईएनजी तो यूज होगी ही नहीं, तो इसलिए यहां हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। अगले सेंटेंस को देखिए, हम कह रहे हैं आई एम टेस्टिंग द फ्लेवर ऑफ दिस मिल्क, आई एम टेस्टिंग। अब यहां आप स्वाद की बात कर रहे हैं या किसी प्रोडक्ट या किसी ऑब्जेक्ट को चखने की बात कर रहे हैं? आप उसे चखने की बात कर रहे हैं कि इस मिल्क का फ्लेवर जो है उसको मैं टेस्ट कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं। तो उसके लिए जब आता है टेस्ट वर्ब तो वो आईएनजी में आती है, तो बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की कोई उसमें गलती नहीं मानी जाती। ये हमारा हो गया सेंटेंस। एंड इन लास्ट सेंटेंस, आफ्टर टेकिंग वेरी हॉट टी, ओहो देखो बहुत ज्यादा गर्म चाय पी ली उसने, और गर्म चाय पीने पर क्या होता है आपको भी पता है। और गर्म चाय पीने के बाद में जब मुंह में समस्या आ जाती है, मुंह जल जाता है, जीभ जल जाती है, होठ जल जाते हैं, आपके मसूड़े जल जाते हैं, ऊपर से तलवा जल जाता है, तो उस कंडीशन में फिर कुछ भी खाएंगे तो स्वाद लगेगा? हाँ, मिर्च वगैरह का तो लग सकता है, मिर्च तो फिर जलन पैदा कर देगी, नहीं। लेकिन यानी प्रॉपर स्वाद का पता हमें नहीं लगता, तो ये सेंटेंस यही कह रहा है, आफ्टर टेकिंग वेरी हॉट टी, बहुत गर्म चाय पीने के बाद में ही लॉस्ट हिज सेंस ऑफ टेस्टिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए उसने अपनी स्वाद की जो शक्ति है, स्वाद ग्रहण करने की, चखने की जो शक्ति है वो खत्म कर दी, यानी खत्म हो गई। तो यहां टेस्टिंग वर्ब का यूज करना बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हम यहां यूज कर रहे हैं ऑप का, जो कि है एक प्रेपोजिशन। एंड माय डियर, आफ्टर अ प्रेपोजिशन वी ऑलवेज यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? आईएनजी फॉर्म ही यूज होती है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए, तो ये हुआ आपका टेस्ट। अगली वर्ब जो आपकी है वो होगी आपकी वर्ब कौन सी? स्मेल। वही कंसेप्ट इसका होता है दोस्तों। स्मेल में भी आप ध्यान रखिएगा, नेचुरल ऑर्डर ऑफ एवरीथिंग, हर वस्तु में, हर ऑब्जेक्ट में एक नेचुरल ऑर्डर यानी गंध होती है। क्या होती है? गंध। तो इसको हम कह सकते हैं क्या? गंध। हालांकि हमारे यहां पर बहुत से लोग हैं जो स्मेल को नेगेटिव में लेकर मान के चलते हैं, कहते हैं ना मुंह बिगाड़ के, अरे किस चीज की स्मेल आ रही है, जबकि माइडिया स्मेल का अर्थ सिर्फ गंध होता है। अगर वो अच्छी है तो सुगंध और बुरी है तो दुर्गंध होती है। तो गंध वर्ड न्यूट्रल वर्ड है। तो स्मेल का प्रयोग जब गंध के रूप में किया जाता है तो माय डियर ध्यान रखिएगा, प्रोग्रेसिव फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड। तो उस केस में आप इस वर्ब को प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। तो फिर कब कर सकते हैं? आप इस केस में यहां समझिएगा, स्मेल का मतलब क्या होता है? स्मेल का एक मतलब ये वो भी होता है टू check the order of something by putting it near you or your nose। अपने नजदीक या अपनी नाक के नजदीक किसी वस्तु को रखकर और उसके गंध को क्या करना? चेक करना, उसका परीक्षण करना, जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्या? सूंघना। क्या कहते हैं दोस्तों? सूंघना कहते हैं। उस कंडीशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसमें? आईएनजी फॉर्म में। अगर सूंघना अर्थ निकल रहा है तो ध्यान रखिएगा, इस केस में आप प्रोग्रेसिव फॉर्म कैन बी यूज्ड।
आप प्रोग्रेसिव फॉर्म का यूज कर सकते हैं। एक केस तो हो गया ये। अगला केस, जब आप बात करें ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, अभी हमने टेस्ट में पढ़ा था ना, बिल्कुल सेम केस है। तो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऑर्डर यानी उसकी गंध की बात करें तो भी आप इसका प्रयोग आईएनजी में कर सकते हो। और चौथा रूल तो आपका जानते ही आप, उसको तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, हैं? तो कंडीशन यह है क्या कि हम फोर्थ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगी तो कौन सी फॉर्म में आएगी, आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो चलिए इसके भी मैं सेंटेंसेस आपको लिखवा देता हूं एक बार, आप ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस हमने लिखा, रोजेज आर स्मेलिंग स्वीट, रोजेज आर स्मेलिंग स्वीट। ठीक है, आप पढ़ लीजिए और अपने अकॉर्डिंग आप करेक्शन करते चलिए, फिर मैं जब तक सेंटेंस लिख देता हूं। ठीक है, आई एम स्मेलिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेस। अगला है, द रोजेस you bought yesterday are smelling bad now and after getting cold he lost his sense of smelling for some time। These four sentences and I think आपने पिछले टेस्ट को ध्यान में रखते हुए और इसको भी कंप्लीट कर लिया होगा मेरे लिखने के साथ साथ ही, कि किस तरीके से इसमें करेक्शन होगा, किस में करेक्शन नहीं होगा। माय डियर, इन दिस फर्स्ट सेंटेंस वी आर यूजिंग दिस वर्ड रोजेस, कोई स्पेसिफिक नहीं है। जबकि थर्ड सेंटेंस में देखिए रोजेज के साथ आर्टिकल दी लगा हुआ है, इसका मतलब यहां ये स्पेसिफिक है। और हमने कहा स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स की बात जब बात हम करेंगे तो इस वर्ब को प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है आर स्मेलिंग अगर आ रहा है तो ये हमारे लिए बिल्कुल सही है। बट माय डियर, इन दिस सेंटेंस दीज रोजेज आर नॉट स्पेसिफिक, ये रोजेज स्पेसिफिक नहीं है। और अगर स्पेसिफिक नहीं है वी कैन नॉट यूज दिस प्रोग्रेसिव फॉर्म हियर, प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज नहीं होगी। ये इनके लिए परमानेंट, इनकी नेचुरल क्या होती है, एक सेंस है, नेचुरल इनकी एक क्वालिटी है रोजेस की, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। सो वी हैव टू यूज स्मेल एट द प्लेस ऑफ आर स्मेलिंग, हमें स्मेल यूज करना होगा आर स्मेलिंग के स्थान पर। क्लियर कॉन्सेप्ट। इन नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम स्मेलिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेस, यहां स्मेलिंग का क्या मतलब निकल रहा है, गंध या सूंघना। आप ऑब्वियसली अर्थ से पता लग रहा है कि मैं सूंघ रहा हूं सुगंध को, किसकी को, रोजेज की सुगंध को। फ्रेग्रेंस का मतलब सुगंध होता है, तो उस कंडीशन में सूंघने के लिए इसे आईएनजी में यूज हम कर सकते हैं। थर्ड हमारा हो ही गया था। एंड इन फोर्थ सेंटेंस वही केस है आपका, क्या यहां स्मेलिंग आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जब भी आईएनजी फॉर्म आती है कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई दिक्कत, ये आपकी हुई स्मेल का केस, बिल्कुल वही सेम केस है। टेस्ट और स्मेल को समझना बड़ा इजी है क्योंकि बिल्कुल सेम रूल लेकर चलते हैं एक दूसरे के। क्लियर। चलिए तो अगली वर्ब पढ़ लें हम। अगली वर्ब है आपकी फिफ्थ वर्ब है और उस वर्ब का नाम है फील। कौन सी वर्ब है दोस्तों, अगली वर्ब है आपकी फील। और फील वर्ब क्या कहती है ये हम समझ लेते हैं। इसके कितने अर्थ निकलते हैं तो देखिए, पहला अर्थ तो इसका क्या होगा, नेचुरल एबिलिटी रिलेटेड टू स्किन और हार्ट, स्किन से या हार्ट से संबंधित
नेचुरल एबिलिटी है ये, जिसे हम महसूस करना कह सकते हैं। क्या इसका अर्थ? महसूस करना। और दोस्तों जब भी इसका यह अर्थ निकलता है तो आप ध्यान रखिएगा, इस अर्थ में प्रोग्रेसिव फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड, प्रोग्रेसिव फॉर्म का यूज नहीं होगा, यह विशेष ध्यान रखिएगा। प्रोग्रेसिव फॉर्म का यूज नहीं होगा इस केस में। लेकिन इसके और भी अर्थ निकलते हैं, और अर्थ क्या निकलते हैं समझिएगा। टू चेक द हार्ट बीट्स एंड पल्स रेट। हार्ट बीट या पल्स रेट, नब्ज दर या धड़कन को चेक करना, यह भी फील कहलाता है। और ये इसका एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ, टू बिकम बेटर और वर्स। बेटर और वर्स का मतलब पहले जो स्थिति थी उससे बेहतर महसूस करना या बदतर महसूस करना, यह भी आपका एक केस होता है। और जब भी माय डियर इन दोनों अर्थ में आप कभी भी इसका प्रयोग करोगे तो ध्यान रखिएगा, इस केस में हमारा रूल चलता है प्रोग्रेसिव फॉर्म कैन बी यूज्ड। तो प्रोग्रेसिव फॉर्म का यूज हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब? जब पल्स रेट और हार्ट बीट्स की बात हम करेंगे चेक करने की, तब। और दूसरा, पहले से स्थिति आपकी बदतर है या बेहतर है किसी भी व्यक्ति की, जैसे मरीज वगैरह के लिए यूज करते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आई एम फीलिंग बेटर नाउ, तो यहां पर बेटर वर्ड आ गया। सो दिस वर्ड फीलिंग कैन बी यूज्ड हियर इन आईएनसी फॉर्म, इट मींस, तो यानी बेटर वर्ड आ जाए, वर्स आ जाए, तो फीलिंग का यूज होना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्लियर कंसेप्ट? एग्जाम्पल से समझते हैं हम एक बार इसे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मान लीजिए द डॉक्टर इज फीलिंग द लो हार्ट बीट्स ऑफ अ पेशेंट। एक तो सेंटेंस है ये। दूसरा सेंटेंस है आपका, आई एम फीलिंग बेटर नाउ आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। ठीक है। अगला है आई एम फीलिंग हैप्पीनेस, आई एम फीलिंग हैप्पीनेस। ठीक है। अब ये तीन सेंटेंस आपके सामने है, तीनों के अर्थ के अकॉर्डिंग आप इजीली इसका क्या कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, पता लगा सकते हैं कौन सी गलत है और कौन सी सही है। पहले सेंटेंस में देखिए, द डॉक्टर इज फीलिंग द लो हार्ट बीट्स ऑफ अ पेशेंट। यहां जब बात ही हमने किसकी कर ली है, हार्ट बीट्स की बात कर ली है, सो माय डियर दिस वर्ब कैन बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। तो इस वर्ब को हम किस में यूज कर सकते हैं? आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन नेक्स्ट सेंटेंस वी आर यूजिंग दिस वर्ड बेटर, और बेटर वर्ड आ गया है, तो इसका मतलब है यहां पर भी आईएनजी फॉर्म का यूज हम कर सकते हैं। लेकिन हैप्पीनेस आप महसूस कर रहे हैं, तो हैप्पीनेस तो दिल से ही तो महसूस करेंगे आप, तो ये तो दिल से संबंधित हो गया। और दिल से यदि संबंधित हो गया तो माय डियर आप यहां आई एम फीलिंग यूज नहीं कर सकते, आप यहां पर यूज करेंगे आई फील हैप्पीनेस, आई फील हैप्पीनेस। तो यहां पर आप फील वर्ड का यूज करेंगे, एम फीलिंग का यूज नहीं कर सकते। इट मींस आईएनसी फॉर्म का, प्रोग्रेसिव फॉर्म का यूज यहां नहीं होगा। क्लियर केस? तो ये आपके 5 सेंसेस संबंधी वर्ब्स जिन्हें हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं करते, इनके बेसिक अर्थ के साथ। लेकिन जब करते हैं तो दूसरे केस में हम दूसरा अर्थ निकालकर इनका प्रयोग आईएनजी में करते हैं। अब माय डियर इसके आगे की वर्ब मैं आपको बता दूं एक बार और, आपके नेक्स्ट 6th नंबर की वर्ब है, और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है, आती रहती है एग्जाम में जनरली। एक वर्ब है अपीयर।
अपीयर के क्या अर्थ निकलते हैं? देखिए अपीयर का अर्थ एक तो लुक भी निकलता है, सीम भी निकलता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतीत होना। क्या होता है? प्रतीत होना। यानी हम कहते हैं ना, अरे ऐसा लग रहा है कि तुम पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा लग रहा है, लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बोलने में तो बोल देते हैं हम, बोलने में तो क्या है, लेकिन माय डियर ये आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होती इस अर्थ में, तो ध्यान रखिएगा। प्रोग्रेसिव फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड, इस अर्थ में प्रोग्रेसिव फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, यह विशेष ध्यान रख लीजिएगा आप अच्छे प्रकार से। क्लियर? तो फिर इसके और अर्थ क्या निकलते हैं? तो देखिए इसका पहला अर्थ जो निकलता है ना अपीयर का, वो निकलता है टू अटेंड एनी टेस्ट और एग्जाम। कोई भी टेस्ट या एग्जाम को क्या करना? अटेंड करना। यह भी क्या कहलाता है? अपीयर ही कहलाता है। और दूसरा और इसका अर्थ निकलता है टू कम इन फ्रंट ऑफ समवन, किसी के सामने आना, जिसे हम प्रकट होना भी कहते हैं। तो दोस्तों इन दोनों अर्थ में जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों के केस में हमें पढ़ना है प्रोग्रेसिव फॉर्म कैन बी यूज्ड। प्रोग्रेसिव फॉर्म कैन बी यूज्ड, प्रोग्रेसिव फॉर्म का यूज किया जा सकता है इन दोनों अर्थों में। क्लियर है? देखते हैं कैसे, एग्जांपल से समझ लें एक बार हम। मैंने जैसे कि एक मान लीजिए सेंटेंस लिखा आपके लिए, इट इज अपीयरिंग दैट you are not interested in modern history, in modern history। अब माय डियर यहां पर आप मुझे बताइएगा, इज अपीयरिंग यूज होना सूटेबल है क्या? कि इट इज अपीयरिंग, तो ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो प्रतीत होने के रूप में हम कभी इसे आईएनजी फॉर्म में यूज करते ही नहीं है, इसीलिए हमें यूज करना होगा इट अपीयर और फिर लगा देंगे एस, क्योंकि इट सिंगुलर वर्ड है इसलिए अपीयर्स हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां सेंटेंस बन जाएगा, इट अपीयर्स दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मॉडर्न हिस्ट्री। तो यह करेक्शन कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखूं कि आई एम अपीयरिंग इन दिस एग्जाम दिस ईयर, एक सेंटेंस ये है, और दूसरा सेंटेंस है ही इज अपीयरिंग ऑन द स्टेज एज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी, नैरेटर ऑफ द स्टोरी। अब इस सेंटेंस को देखिए आप, नैरेटर ऑफ द स्टोरी, नैरेटर होता भी है कथावाचक। नैरेटर किसको कहते हैं? जो नैरेट करता है, कथावाचक करता है, कथा का एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है? इन सेंटेंसेज में देखिए, आप जब एग्जाम की बात कर रहे हैं, एग्जाम में अटेम्प्ट आप कर रहे हैं, अटेंड हो रहे हैं, तो वहां अपीयर को आईएनजी भी यूज कर सकते हैं, हमने लिखा है। एंड सिमिलरली ही इज अपीयरिंग ऑन द स्टेज, स्टेज पर आ रहा है, तो स्टेज पर प्रकट हो रहा है, और प्रकट हो रहा है तो यहां पर भी अपीयरिंग का यूज होना बिल्कुल सही है। लेकिन कब आईएनजी में नहीं होगा? जब हमें प्रतीत होने के रूप में इसका यूज करना पड़ेगा, तब हम इसे आईएनजी में यूज नहीं कर सकते। और अगर करेंगे तो सिर्फ एक केस बचता है हमारे पास प्रीपोजिशन वाला, कि प्रीपोजिशन के बाद कर सकते हैं, जिसके एग्जांपल्स बाकी वर्ब्स के साथ भी हमने लिख लिए थे। तो वही केस है, सेम केस है। क्लियर है? अब आपके इस सीरीज की यहां मैं आपको एक लास्ट वर्ब लिखवा रहा हूं जो आईएनजी में नहीं आती, और दोस्तों वो है आपकी कौन सी? नो। कौन सी वर्ब है? नो।
आप नो को अच्छे तरीके से जानते हैं कि नो का मतलब क्या होता है, फैमिलियर, जिसे आप क्या कह सकते हैं, जानना। क्या कहते हैं, जानना कहते हैं। इस शब्द के लिए जो आपका अर्थ निकलता है वो ये निकलता है। और जब भी ये अर्थ निकलेगा तो आप अच्छे प्रकार से ध्यान रखिएगा, प्रोग्रेसिव फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड। इस केस में प्रोग्रेसिव फॉर्म का यूज नहीं होगा, जब भी जानने के अर्थ में आप इसका प्रयोग करेंगे तब। क्लियर? लेकिन एक क्या होता है, आपका शब्द ही बनता है नोइंग। शब्द क्या बनता है, नोइंग। और दोस्तों इसका मतलब निकलता है एक्सपीरियंस्ड या फिर एक्सपर्ट। अब इस नोइंग सबसे कंफ्यूज मत होना ना। नोइंग जैसा जब सेंटेंस बनेगा तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। एक शब्द जो आप बनाते हैं नोन, नोन का मतलब क्या हो जाता है, वेरी फैमिलियर, वेरी फैमिलियर टू एवरीवन। सभी के लिए क्या होता है वो, सब जिसको जानते हो, जाना पहचाना होता है सबके लिए। ये भी इसका एक अर्थ होता है नोन जब हम यूज करते हैं। अब आप सेंटेंस देखिएगा एक बार, आई एम नोइंग दिस फैक्ट, आई एम नोइंग दिस फैक्ट। सही है कि सेंटेंस ये, आई एम नोइंग दिस फैक्ट, ये सही नहीं है। और सही नहीं है तो फिर इसको सही कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, यहां नोइंग का प्रयोग नहीं होगा। मैं जानता हूं इस फैक्ट को, तो आप सिर्फ नो का प्रयोग करोगे। और अगर आप ऐसे कहते हैं ही इज अ वेरी नोइंग पर्सन इन आर ऑफ आर सोसाइटी, ऑफ आर सोसाइटी, और इसमें हो जाए ही इज अ वेल नोन पर्सन ऑफ आर सोसाइटी। दोनों ही सेंटेंसेज का अलग अलग अर्थ निकलता है, ध्यान रखिएगा। यहां नोइंग वर्ड का तो अर्थ निकलता है वो हमारे सोसाइटी का बहुत ही एक्सपीरियंस्ड या एक्सपर्ट पर्सन है, लेकिन यह नोन का मतलब निकलता है कि वो बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना, यानी हर व्यक्ति उसको क्या करता है, जानता है। ही इज अ वेल नोन पर्सन ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का जाना पहचाना, सब जिसे जानते हैं ऐसा पर्सन है। और इधर कह रहे हैं ही इज अ वेरी नोइंग पर्सन ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का बहुत ही एक्सपर्ट पर्सन है। ये इसका अर्थ निकलता है दोस्तों। तो नो शब्द का प्रयोग आपको कैसे करना है ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि नो का अर्थ अगर फैमिलियर होता है कि यानी किसी फैक्ट को जानने की बात हम करते हैं, कुछ भी जानना है, तो उस केस में जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम इसे आईएनजी में यूज नहीं कर सकते। और अगर मान लीजिए करना है तो सिर्फ एक ही केस बचता है आपके। हा? तो वो केस कौन सा है, प्रिपोजिशन के बाद वाला। प्रिपोजिशन के बाद वाला मतलब, जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊं कि एक सेंटेंस हम कहेंगे कि ही वेंट देयर विदाउट नोइंग द रियलिटी। ये सेंटेंस आपको दिया गया विदाउट नोइंग द रियलिटी। अब माय डियर वी आर यूजिंग दिस वर्ड नोइंग हियर। अब यहां पर एक्सपीरियंस थोड़ी अर्थ निकल रहा है इसका, जो नोइंग का निकलता है। आप तो इसका क्या मतलब निकालोगे, ही वेंट देयर, वो वहां गया बिना जाने, तो वही जानना अर्थ निकल रहा है, फिर भी आईएनजी में यूज कर रहे हो, तो क्या गलत है ये? नहीं, क्योंकि माय डियर यहां शब्द आ गया क्या, विदाउट वर्ड आ गया। एंड माय डियर दिस वर्ड विदाउट इज अ प्रीपोजिशन, एंड वी ऑल नो दैट आफ्टर अ प्रीपोजिशन ओनली आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। केवल वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज होती है। सो दिस वर्ड नोइंग इज कंप्लीटली करेक्ट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में पूर्ण रूपेण ये सही है। क्लियर कंसेप्ट? ये है आपकी ऐसी वर्ब्स जो आईएनजी में यूज नहीं की जाती
और अगर करना है तो अर्थ बदलते हैं या फिर प्रीपोजिशन के बाद इनका प्रयोग करते हैं। क्लियर कंसेप्ट दोस्तों? ये आज के आपकी वर्ब्स के अकॉर्डिंग जो डिस्कशन है वो आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे अपने तरीके से और बेहतरीन तरीके से यानी डिटेल में कि सिंस और फोर का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। तो जो हमने टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम समझ रहे थे तब तो हमने ये लिखा था कि सिंस फोर का प्रयोग 3 टेंस में हमने लिखा है, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बट माय डियर, रियलिटी अब पता लगेगी आपको कि एक्चुअली इन 3 टेंस के अलावा और भी टेंस हैं जिनमें आप सिंस फोर का प्रयोग कर सकते हो। और दोस्तों वो टोटल 6 टेंसेस हैं। कितने? 6 टेंसेस ऐसे हैं जिनमें आप सिंस फोर का प्रयोग कर सकते हो। उनमें से एक तो आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट, एक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक पास्ट इंडेफिनिट है, एक आपका है पास्ट परफेक्ट और एक है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये आपके 5 कॉन्सेप्ट तो ये हैं ही हैं और एक आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। 6 टेंसेस हैं जिनमें आप सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये रूल डिटेल में चलेगा, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में आपने कुछ बेहतरीन वर्ब्स डिस्कस की, बेहतरीन रूल्स डिस्कस किए थे, तो एक बार उन्हें रिवाइज कर लें जिससे कि अगली क्लास में आपको कॉन्सेप्ट समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। अगली क्लास में हम सिंस फोर का रूल भी डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे अगर 2 सेंटेंस व्हेन से जुड़े हुए हों तो क्या होता है, उसके बाद हम बिफोर आफ्टर से सेंटेंस जुड़े हुए हों तो क्या होता है, और उसके बाद में इफ से जुड़ने पर और अनलेस से जुड़ने पर क्या होता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज पीक टाइम टाइप के शब्द जब आ जाएं तब क्या होता है, ये हम कंप्लीट करेंगे और इसके अकॉर्डिंग आगे के कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करते चलेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। थैंक्स अ लॉट।